आप सभी का सिंप्लीफाइड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी द मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है और इसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें नॉलेज भी हो और साथ ही साथ हम एग्ज़ाम्स को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे। एग्ज़ाम्स में चेंजेस पूछी जाती हैं, किस तरह से कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, ये ओवरी में हो रहा है तो साथ यूट्रस में कौन सा चेंज होता है, ये सब बातों को ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे। और अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा है तो उससे भी ज़रूर देख लें। उन दोनों की लिंक्स आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे फ्लैश होती हुई दिखेंगी और उन्हें ज़रूर देख लें, नहीं तो ये टॉपिक थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। तो उन दोनों की लिंक्स आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रही होगी, आप उसे क्लिक करिए और उन दोनों पार्ट्स को देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी था उसमें, और सेकेंड वाले में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। उन्हें दो अच्छे से देख लें। फिर इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया एंड इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल सो प्लीज़ शेयर विद द फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स, बिकॉज इफ़ यू शो द गुडनेस बाय शेयरिंग and the thing which you give to this world obviously returns to you. So if you are giving a goodness, it will obviously return to you. So show your goodness by sharing the video. And now let us start with the informative video on the menstrual cycle. तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये बताएंगे कि बेसिकली ये इवेंट जो है वो क्या होता है। तो बेसिकली एक मंथली साइकिल है, एक ऐसी चीज़ है जो हर मंथ होती है और ये सिर्फ फीमेल्स में होती है और बेसिकली ये फीमेल्स में होती है। तो ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में हो, ये फीमेल में, ये ह्यूमन फीमेल्स में भी होती है और आप देखेंगे कि ये बैट्स में भी होती है। बैट्स में भी पाया गया है, बैट्स में जो फीमेल्स होती हैं उनमें पाया गया। तो ये ह्यूमन फीमेल्स में होती है, बैट्स में भी होती है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स का पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और किसी का रिप्रोडक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ बैट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, बट हम ये बता दें कि बैट्स में भी होता है। अब आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है। एक्चुअली इसके पीछे साइंस ये होता है कि जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस एज में वो रेगुलर नहीं होता है। कई कई मंथ्स तो वो होता भी नहीं है, 1-2 मंथ नहीं होगा, 1-2 मंथ होगा, इस तरह से होता है, वो बहुत इरेगुलर होता है। लेकिन एज द फीमेल ग्रोज इट बिकम्स वेरी रेगुलर। सो इफ़ वी टेक आउट द एवरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रोन फीमेल्स लाइक 25 to 40 years of age, it is the cycle is just of 28 days we take out. तो 28 डेज़ ये आइडियल साइकिल है। उससे थोड़ा आगे पीछे 30 डेज़ 27 डेज़ ऐसे हो जाता है एक फुल्ली ग्रोन फीमेल में जो 20 के ऊपर हो। उसके नीचे जो फीमेल्स होती हैं उनमें साइकिल इरेगुलर होता है और नियर द मेनोपॉज इट इज़ ऑल्सो इरेगुलर। तो ये चीज़ हम जान गए इसके बारे में। तो ज़रूरी नहीं हर फीमेल में साइकिल 28 डेज़ का हो, पर एक आइडियल नॉर्मली हम कहेंगे 28 डेज़ का ही है। अब ये 4 फेजेस में डिवाइड हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 4 फेजेस में होता है। ये पूरा जो इवेंट है ये 4 फेज़ में होता है, 4 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला फेज़ या इस पूरे साइकिल की स्टार्टिंग को हम मेंस्ट्रुअल फेज़ मानते हैं। जैसे कि एक साल है, साल एक साइकिल है, पहले आपका जनवरी आया, फरवरी आया, फिर इस तरह मंथ्स होते गए, फिर उसके बाद फिर उसी तरह वो साइकिल रिपीट हो रहा है, हर साल इसी तरह मंथ्स आते हैं, फिर हर साल इसी तरह गुजरता है। तो इसी तरह सबसे पहला जैसे साल का स्टार्टिंग मंथ जनवरी होता है, इसी तरह इस फेज़ का या इस साइकिल का स्टार्टिंग मंथ है मेंस्ट्रुअल फेज़। ये फेज़ जो होता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है। ओके, दिस फेज़ लास्ट्स फॉर 3 to 5 days. Now what we will see majorly in this phase is the uterine and ovarian changes. ये दोनों चेंजेस होती हैं हर फेज़ में। हम यूट्राइन और ओवेरियन चेंज दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो इस फेज़ में कोई मेजर जो चेंज हो रही, सबसे पहले सबसे मेजर यूट्राइन चेंज होती है। यूट्रस में एक लाइनिंग होती है, सबसे अंदर वाली यूट्रस की 3 लाइनिंग होती हैं। सबसे अंदर वाली लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसमें बहुत ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की लाइनिंग होती है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में वही लाइनिंग शेड करती है, 3 से 5 दिन तक शेड करती है। एंड सो menstrual phase, the lining of endometrium sheds and escapes as blood. Now as soon as this event starts, so what happens, what ovarian change take place, a new egg just begins to form in a follicle.
Okay, and what is the reason of shedding of this lining? This is very important. That is the low level of progesterone. ये लाइनिंग क्यों शेड होती है? जब एक फीमेल के यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो ही ये लाइनिंग शेड होती है, एज अ ब्लड ये वजाइना से बॉडी के बाहर निकल जाती है ना। इस टाइम्स जब से ये शेड होना स्टार्ट होता है तब से ही ओवरी एक न्यू एग बनाने लगती है। और थर्ड बात जो ये होती है कि लाइनिंग क्यों शेड करी है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से शेड करी है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब ज़्यादा रहता है तो ये लाइनिंग को रोके रखता है, लेकिन जैसे ही लेवल नीचे हुआ लाइनिंग टूट के बाहर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस वजह से हो रहा है। तो हमने अब फॉलिकुलर फेज देखना है, तो फॉलिकुलर फेज में बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे फॉलिकल फॉर्म होगा, बेसिकली फॉलिकुलर से मतलब आ रहा है फॉलिकल। तो फॉलिकल में क्या हो रहा है, हम लोग ओवेरियन और यूट्राइन चेंजेस दोनों को पढ़ रहे हैं। तो मेनली हमें ध्यान देना है कि अगर उस टाइम पे यूट्रस में चेंज हो रहा है तो उस टाइम ही ओवरी में क्या जो है साइमल्टेनियस चेंज क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे मेजर चीज़ क्या हो रही है। तो ये फॉलिकुलर फेज में सबसे मेजर चीज़ क्या होती है कि फॉलिकल ग्रो करता है, जैसे मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। इसलिए अगर आपने उसे नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, उसकी लिंक अभी भी आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर फ्लैश हो रही है, उसे क्लिक कीजिए। उसमें मैंने फॉलिकल के स्टेजेस बताए थे, कैसे वो एक छोटे से फॉलिकल से स्टार्ट होकर एक बड़ा सा फॉलिकल बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वही एक ह्यूमन बन जाता है। तो फॉलिकल ग्रो करती है, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज़ ख़त्म हुआ 3 से 5 दिन के बाद फॉलिकल ग्रो करेगा। धीरे 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 वो ग्रो कर रहा था, अब और अच्छे से ग्रो करेगा। और जैसे ही वो ग्रो करेगा तो वो एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। और ये रिलीज़ कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करता है? ये ओवरी रिलीज़ करती है। एक बात मैं आपको फिर से यहाँ बता दूँ कि फीमेल बॉडी में यही 2 मेन हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन को 2 स्पेलिंग्स मिली हैं, एक ओ से स्टार्ट होती है एस्ट्रोजन और ये है एस्ट्रोजन। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ये ज़्यादा मैं बेटर मानती हूँ तो इसी को देख लें। और ये जो होता है फॉलिकल ग्रो करता है, और जैसे फॉलिकल ग्रो कर रहा है साथ ही साथ ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रही है। एस्ट्रोजन हेल्प करता है इसे ग्रो करने में। लाइनिंग, और जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है उसी के साथ साथ यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है, यूट्रस की लाइनिंग जो एकदम ही शेड हो चुकी थी, एकदम ब्लैंक हो गई थी, अब ये लाइनिंग ब्लड से फिल होनी शुरू हो जाती है। ये 5 से 12 डेज तक चलता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल फेज़ 1 से लेकर 5th डे तक चला, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ आया और वो 5 से 12 डेज तक चला। अब ओव्यूलेटरी फेज़ देखेंगे, तो ओव्यूलेटरी फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ओव्यूलेशन। ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ओवरी में जो एक एग होता है जो अब बहुत बड़ा हो चुका है, अब वो ग्राफियन फॉलिकल, जो फॉलिकल था अब वो ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। तो वो एग है वो रप्चर कर जाता है और क्या होती है, वो एग ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में जाती है। और ये रिलीज़ होने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था कि वो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और किस तरह वो यूट्रस तक पहुंचता है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, बेसिकली फॉलिकल का बड़ा रूप है ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, मेजर चेंज जो ये होता है वो होता है कि ग्राफियन फॉलिकल का जो एग है वो तो बाहर निकल जाता है और ओविडक्ट के फिम्ब्रिया उसे कैच कर लेते हैं। ये एग तो अब यूट्रस के पास गया, इसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो इसका बचा हुआ पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट था ग्राफियन फॉलिकल का, वो अब एक टिश्यू बन जाएगा और ये टिश्यू येलो कलर की होती है। और सबसे बड़ी बात कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम, इस टिश्यू का नाम क्या है? कॉर्पस लूटियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, कॉर्पस लूटियम। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल, सपोज ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर एग है, तो जैसे ही ओव्यूलेशन मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल का टूट जाना, अब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा तो इसमें से ये एग बाहर निकल जाएगा और ये एग ओविडक्ट के फिम्ब्रिया से कैच कर लेंगे। अब ये एग यूट्रस में गया, ठीक है, और ये जो इसका बचा हुआ पार्ट है, अब ये थोड़ा सा टिश्यू बनेगा, ये मतलब ये पूरा पार्ट टिश्यू बन जाएगा और ये येलो कलर होगा, इसका कलर येलो होगा। और इस टिश्यू का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बड़े में लिख रही हूँ, इट इज़ कॉर्पस लूटियम। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? जैसे मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, वो लाइनिंग को शेड होने से रोकता है।
तो यहाँ पर जो लाइनिंग बन रही थी फॉलिकुलर फेज में, उसी को ये प्रोजेस्टेरॉन और थिक होने देगा और कंटिन्यू रखेगा, गिरने से बचाएगा। ये लाइनिंग नहीं टूटेगी, नहीं गिरेगी। तो ये ओव्यूलेशन मतलब एग का रप्चर होना, ये किस दिन होता है? एक्चुअली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 या 13 या 14 दिन होता है। 12वें दिन या तो 13वें दिन या तो 14 दिन, 13th, 12th या 14th डे। इट कैन हैपन इन एनी ऑफ दीज डेज। ओके, सो दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। यही जो दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इट इज़ नोन एज द फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन फीमेल। एंड इफ she mates this time, then it will lead to the formation of a new human being. So this phase is very important. And what happens at this time? यहाँ पे तो ओव्यूलेटरी फेज में ये चेंज हो रहा है, ओवरी में। सबसे पहली बात तो इस टाइम जो ये होती है कि जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, बॉडी में LH और FSH बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पर या ओव्यूलेशन के करीब LH और FSH का लेवल पीक पर चढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल पीक पर होता है बॉडी में। ओके, यही लेवल पीक पर होता है और इसी लेवल को देखकर ही टेस्ट किए जाते हैं कि फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे लूटियल फेज। तो लूटियल फेज में बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ कॉर्पस लूटियम बन चुका है। अब वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा है, रिलीज़ करता गया और प्रोजेस्टेरॉन वो रिलीज़ कर रहा है। और जैसे ही वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा है, लाइनिंग अब थिकन हो रही है। अब एक लेवल आता है कि लाइनिंग काफ़ी थिक हो चुकी है, सफिशेंट है। अब ये क्या होता है, इस टाइम तक अगर एग जिसको कि फर्टाइल पीरियड में फर्टिलाइज होना था, जैसे मैंने बताया कि ओव्यूलेटरी जो फेज़ होता है वो फर्टाइल फेज़ होता है, जो 12th, 13th या 14th डे में होता है। अगर इस टाइम फीमेल मेट करेगी तो शी विल बी प्रेग्नेंट। बट इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर एट दिस टाइम, सो दिस एग वेट्स, ठीक है, 24 घंटे में एग डीजेनरेट हो जाता है ओव्यूलेशन के 24 आवर्स बाद। ये एक फैक्ट है, इसे ज़रूर देख लें कि ओव्यूलेशन के 24 आवर्स तक अगर फर्टिलाइज नहीं होगा एग तो इट विल डीजेनरेट, वो डीजेनरेट हो जाता है। तो ये तो फर्टिलाइजेशन की बात थी। तो क्या होता है, लाइनिंग थिक हो रही है। अब अगर एग नहीं फर्टिलाइज़ हुआ तो कुछ दिन बाद, ओव्यूलेशन के कुछ दिन बाद एग नहीं फर्टिलाइज़ हो रहा है, कुछ दिन वेट होता है यहाँ पर 14 डे के से लेकर 28 डे तक, ये लाइनिंग थिक हो रही रह रही, एग नहीं फर्टिलाइज़ हुआ। तो फाइनली क्या होता है, ये कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे रिग्रेस होती है, छोटी हो जाती है साइज़ में और ये वाइट कलर की बन जाती है। इसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। उस टाइम क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ किया और फाइनली वो रिग्रेस हो गई कॉर्पस एल्बिकन्स में। और जैसे ही रिग्रेस होती है कॉर्पस एल्बिकन्स में, उसके बाद ही मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली लूटियल फेज क्या है, ओव्यूलेटरी फेज हुआ, फिर ओव्यूलेटरी फेज सपोज अगर 14 डे ओव्यूलेशन हुआ तो 14 से 28 दिन क्या होगा, ये लाइनिंग थिक ही हो रही है, ये वेट कर रही है एग का। और जैसे ये वेट करी, काफ़ी दिन नहीं हुआ, तो फिर ये क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाती है। बेसिकली ये 14 से 28 डे तक तो ये लूटियल फेज चलता है। ये धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकन्स बन रही है और कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगी तभी मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा। मतलब इस फेज़ में हो क्या रहा है, इस फेज़ में यही हो रहा है कि लाइनिंग थिक होती रह रही है, एग का वेट हो रहा है और एग फाइनली नहीं फर्टिलाइज होकर आ जाता है। तो फिर कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा और कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा तो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हम लोग जब ओवरी का डाइसेक्शन करते हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि जो कॉर्पस एल्बिकन्स हैं वो वाइट स्पॉट्स होंगे ओवरी पे, ठीक है, और एक कॉर्पस लूटियम भी दिखेगा येलो कलर का, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो चलिए, रहा आप लोग का सरप्राइज़, इसे आप सरप्राइज़ कह लें चाहे टेस्ट कह लें या आपकी मर्ज़ी, बट ये हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव है ताकि जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आप उनका एक क्विक टेस्ट कर सके कि आपने कहाँ कहाँ मिस किया है और कहाँ कहाँ आपने ये चीज़ पॉइंट्स आप भूल गए, ये आपको और ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो इसीलिए हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद कर लें, इनको समझ लें, तो इससे आपका ये टेस्ट हो जाएगा आपने कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट्स मिस किए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डजेंट लेट अ चाइल्ड वेरी फ्रॉम इट्स पेरेंट। इसको थोड़ा मैंने घुमा के पूछा है। इसका मतलब है कि
ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से वेरी नहीं करता, मतलब वो अपने पेरेंट्स के सेम होता है। और ऐसा कौन से मोड में होता है? एसेक्सुअल, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ चाइल्ड इज अ मिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, द फादर एंड द मदर। बट इन एसेक्सुअल व्हाट हैपेंस? नो मिक्सिंग, बिकॉज वो एकदम वही जीन पास उसको कर दे रहे हैं, तो इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन है कि विच गोनैड इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, तो इसका आंसर है टेस्टिस। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ओवरीज अंदर लोकेटेड होती हैं, दे आर इंट्रा एब्डोमिनल, और एक्स्ट्रा मतलब जो बाहर हो बॉडी के, तो दैट इज टेस्टिस। एंड गोनैड तो आपको पता ही है, नहीं पता तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, सबसे पहले वाले पार्ट में। अब नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम द रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्म, आइडेंटिफाई मी। A part is asking to you that I am recycling center of sperm, identify me. So which is the recycling center of sperm? I hope you all remember, and I have written also, it is epididymis. Now the fourth one is fertilization occurs here. Okay, you have to tell the full location, not half. That is ampulla isthmus junction of oviduct. So where does fertilization occur? Ampular isthmus junction of oviduct. Ampulla क्या था? ओवरी का सबसे वाइड पार्ट, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैंने लिखा है ताकि आप लोग इसे देख सकें आराम से। तो सबसे पहली चीज़ तो कि कैलकुलेट द ओव्यूलेशन डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज़ ऑफ 53 डेज़। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 53 डेज़ का है तो उसका ओव्यूलेशन किस दिन होगा? जैसे मैंने बताया उसमें से क्या माइनस करना है आपको, जस्ट 53 डेज़ है तो उसमें आपको 14 माइनस करना है, ऑलवेज 14 डेज बैक। सो इट इज़ 39th डे। इफ़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ऑफ 53 डेज then the ovulation will occur at the 39th day. 39th day, remember, it will occur at the 39th day. अब एक और क्वेश्चन, इसका आंसर तो छुपा दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, which hormone is responsible for body features like beard and mustache? तो beard और mustache किस हार्मोन की वजह से आते हैं? आई थिंक तो सभी ने आंसर जान लिया होगा, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं याद कर पाया, नहीं रिकॉल कर पाया, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, जस्ट गो थ्रू द वीडियो नाइसली, जस्ट स्टडी द बुक नाइसली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछें। फिर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और अच्छे अच्छे मार्क्स लाकर एक अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट बने और फिर अपने आप को लाइफ में भी अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू। So this is the initiative, so do not forget, if any question was missing for you, you cannot recall the answer, so just go through the chapter, go through the video very nicely, and then the chapter, and then make your notes and study well. So bye, and we will come with the next video of human reproduction soon.